विशेष रूप से अंबेडकर नगर के, और देखा जाए तो आप सबसे वरिष्ठ नेता बीजेपी के माने जाते हैं अंबेडकर नगर में। तो आपको क्या लगता है कि यूपी में 80 सीटों में से बीजेपी कितनी सीट ले जाएगी? 80 में 80 सीटें बीजेपी इस बार जीतने जा रही है। पिछली बार जब सपा बसपा का गठबंधन था तब भी 63 सीटें 63 सीटें बीजेपी जीती थी। उससे बड़ा कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। और उस गठबंधन के बाद भी अगर हम 63 सीटें जीते हैं तो आज की परिस्थितियां तो हमारे बहुत अनुकूल हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और केंद्र की सरकारों ने जिस तरह के काम किया है, जन जन में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को विकसित राष्ट्र बना सकती है, इस देश को विश्व गुरु बना सकती है, और जो विकास हो सकते हैं वो भाजपा नीति सरकारों में हो सकते हैं। इसलिए 80 की 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। चलिए आते हैं अंबेडकर की बात करते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक आ गया। हम जिस लोकसभा से बिलोंग करते हैं, हम लोग संत कबीर लोकसभा से बिलोंग करते हैं, संत कबीर नगर। तो क्या लगता है कि 3-4 उधर है, एक आलापुर इधर पड़ जाता है, तो क्या जो ये जिस हिसाब से ये लोकसभा का बंटवारा हुआ है, ये आलापुर पिछड़ा क्यों इतना रह जा रहा है? देखिए, आलापुर पिछड़ा नहीं है। आलापुर में आप सड़कों के मामले में देखेंगे, विकास के मामले में देखेंगे, कहीं पिछड़ा नहीं है। क्योंकि ये लोकसभा जो बनी है वो तो परिसीमन आयोग ने बनाया है। परिसीमन आयोग में हम लोगों ने ये भी ऑब्जेक्शन भी किया था कि इसको आलापुर को यहीं छोड़ा जाए, लेकिन वो जो परिसीमन आयोग के लोग जो बना दिए उसको हम स्वीकार करते हैं। और विकास के मामले में आप बगल की किसी विधानसभा से आलापुर की तुलना कर सकते हैं। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि आलापुर में विकास नहीं हुआ। जो सड़कों का जाल बिछा है, जिस तरह से आपके यहाँ 4 लेन 6 लेन सड़कें बन रही हैं, और अभी आप देख सकते हैं कभरिया घाट जो कभी एक स्थिति थी कि हम नाव से पार करते थे, आज वहाँ 2-2 पुल बने हैं। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जैसा योजना मिली है, औद्योगिक गलियारा बनने जा रहा है। सड़कों के मामले में कोई ऐसी वो नहीं है। 2-2 नगर पंचायतें बन गई यहाँ विकास के दृष्टि उसके। लेकिन नगर पंचायतें बन गई, जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, बस स्टैंड हो गया, अस्पताल हो गया, तो क्योंकि आप देख रहे हैं, आप तो बहुत ज्यादा जानते हैं समाज को, तिहारपुर में जो अस्पताल बन के खड़ा खंडहर की स्थिति में होता जा रहा है। अगर हम 5-6 बजे के बाद हमको राय सुल्तानपुर आना है तो एक बस की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर इस पे आपका क्या बयान रहेगा? देखिए, बसों की संख्या बढ़ रही है। निकट भविष्य में आपकी राय सुल्तानपुर से लखनऊ और उसके आगे की करीब बसें मिलेंगी। दिल्ली और कानपुर आपके यहाँ से बसें जाती हैं। सबसे पहले राय सुल्तानपुर से ही दिल्ली की बस जाना शुरू हुई थी। रोडवेज की बस आजमगढ़ से दिल्ली नहीं जाती थी, जब राय सुल्तानपुर से चलना शुरू हुई है। और विकास के मामले में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे को जुड़ जाने दीजिए। इतनी बसें चलेंगी लखनऊ गोरखपुर से लेकर के इलाहाबाद और लखनऊ दिल्ली की, कि ये निश्चित रूप से एक बड़ा हब बनेगा बसों के मामले में भी और विकास के दृष्टि भी। औद्योगिक गलियारे से यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, और अपना व्यवसाय भी लोग करेंगे। और कहीं किसी भी दृष्टि बस स्टैंड हर विधानसभा में बस स्टेशन नहीं बनते। छोटे छोटे स्टॉपेज हैं, जहाँ भी हैं वो बसें आएंगी, और नई बसें आने वाली हैं, जिसमें निकट भविष्य में अति शीघ्र ही राजे सुल्तानपुर से लखनऊ और आगे की बसें चलना शुरू हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो यहाँ की जनता का सबसे बड़ा कह सकते हैं, लोगों के हमेशा मन में विचार और उठता रहता है, जो यहाँ की एमएलए की सीट है, सुरक्षित हो गई। जब से देश आजाद हुआ है तब से सुनने में आ रहा है, तब से सुरक्षित सीट पड़ी है। इस पे आपका क्या बयान है? क्योंकि ये भी बयान अभी हम काफी लोगों से बात हुई कि सुरक्षित सीट रहने की वजह से यहाँ के नए नेता नहीं उभर पाए। इस पे आपका क्या बयान है? देखिए, ये सुरक्षित होना और सामान्य होना ये किसी पार्टी की बस का नहीं है, किसी उसका नहीं है। ये परिसीमन आयोग का काम है। जनसंख्या के मापदंड के अनुसार सीटें आरक्षित होती हैं। पिछली बार भी जब परिसीमन आयोग लागू हुआ था तो 0.43% अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक होने के कारण हमारी सीट सुरक्षित हो गई और जलालपुर सामान्य रह गई। अभी 2026 में पूरी संभावना है, जैसा कि महिला आरक्षण लागू हुआ है, 2026 में परिसीमन आयोग बनने वाला है। उस परिसीमन में बहुत सीटें बदलेंगी। हमारा मानना है कि 2026 में आलापुर भी सामान्य हो सकती है। चलिए, आपसे एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। 2024 के चुनाव के लेके जनता को और यूपी की जनता को और विशेष करके अम्बेडकर की जनता को, जहाँ पे आप
बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं बीजेपी के नेता के तौर पे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो जिस तरह से विकास हुए हैं गाँव में, लोगों के आवास बने हैं, शौचालय बने हैं, गैस चूल्हा मिला है, लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, आयुष्मान कार्ड बने हैं, और जिस तरह से अस्पतालों का, जैसे आपने तिहाईपुर अस्पताल की चर्चा किया था, अस्पतालपुर चूँकि वो जो बनाने वाली वो है, अस्पताल बनाने का जिसको था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए हैंडओवर नहीं हुआ, इसीलिए वो वहाँ काम नहीं हो पा रहा। शीघ्र ही वो हैंडओवर होगा और वहाँ भी आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे। और हमारे यहाँ चूँकि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन जाने के कारण, एक तो हमारे जनपद में मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल की दृष्टि से आप ऐसा नहीं कर सकते कि अस्पतालों का वो नहीं है, और सामुदायिक स्वास्थ्य, पूरी बात मेरी सुन लीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। गोरखपुर जैसा मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ से 65-66 किलोमीटर दूर है। एम्स गोरखपुर का बन रहा है, वो हमारे यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। आजमगढ़ में भी कई अस्पताल हैं जो अच्छे अस्पतालों में से हैं। ये लिंक एक्सप्रेसवे बनते ही हम गोरखपुर और लखनऊ से सीधे जुड़ेंगे और कम समय में एक बड़े से बड़े दो एम्स से जुड़ जाएंगे, इसलिए कहीं से भी ये दिक्कत नहीं आएगी। और विकास के जितने काम हुए हैं, सड़कों के लिए सड़कें बनी हैं, लोगों को इस तरह के व्यक्तिगत लोगों के काम हुए हैं, आवास का, शौचालय का, सौर ऊर्जा का, गैस चूल्हे का, किसान सम्मान निधि का, आयुष्मान कार्ड का, तो इसलिए पेंशन के काम हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ के लोग निश्चित रूप से एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ अम्बेडकर के बहुत चर्चित नेता यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी थे। और क्या जनता का रुख रहेगा 2024 के चुनाव के लेकर, आपको हम जनता से रूबरू कराएंगे। देखते रहिए भारती में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।